वेलकम स्टूडेंट्स। आज की मेरी इस ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम की स्पोरोफाइट यानी उसके बीजाणुद्भिद, उसका जो पादप शरीर होता है, उसकी संरचना के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। ये यूनिट सेकंड के अंतर्गत आता है। यूनिट सेकंड में लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और इक्विसिटम, तीन वंशों के लाइफ साइकिल के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइकोपोडियम से। सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, इसकी वर्गीकृत स्थिति। डिवीज़न इसका जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेडोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। क्लास है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ई लिगुलोप्सिडा, ई ई ई मतलब नहीं, नो, है ना, नन। लिग्यूल यानी लीफ पर पाई जाने वाली एक छोटी सी संरचना, ये मैंने जनरल कैरेक्टर में आपको बताया था, इसको लिग्यूल कहते हैं। ये इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए इसे लिग्यूलोप्सिडा कहते हैं। और दूसरा जो वंश है इसमें सिलेजिनेला, सिलेजिनेला में वो पाई जाती है, इसलिए उसका उपवर्ग जो है वो लिग्यूलोप्सिडा है। उसको आगे मैं पढ़ाऊंगी। गण लाइकोपोडियलिस, कुल इसका है लाइकोपोडिएसी, है ना, कुल के पीछे एसी लगाते हैं। एलिस जो है वो गण के पीछे लगता है। और वंश जो हम आज पढ़ेंगे वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का वितरण और आवास की अगर हम बात करें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है हैबिटाट। तो लाइकोपोडियम की 200 जातियां विश्व भर में पाई जाती हैं, और जो कि मुख्य रूप से ट्रॉपिकल, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। भारत में इसकी 33 जातियाँ पाई जाती हैं। और भारत में पाई जाने वाली जातियों के कम से कम 2 नाम आप याद रखिए, 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर ये आता है। तो लाइकोपोडियम स्क्वेरोसियम, फ्लैगमेरिया, क्लेवेटम, सरनम, कॉम्प्लेनेटम, एल्पाइनम, कोई भी एक नाम आप याद रखें। ये जी की जगह यहाँ पर क्यू है ना, स्क्वेरोसम। ठीक है। भारत में ये जातियाँ मुख्य रूप से कश्मीर, हिमाचल, दार्जिलिंग, नीलगिरी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लाइकोपोडियम जो है वो ज़्यादातर नम मॉइस्ट प्लेसेस, जिसे हम कहते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस में पाया जाता है। छायादार शेडी प्लेसेस उसको चाहिए। ह्यूमस की अधिकता होनी चाहिए, और ज़्यादातर ये ह्यूमस की अधिकता होनी चाहिए, और ये स्थलीय आवासों में उगता है। अभी तक कोई भी लाइकोपोडियम जलीय आवास के अंदर नहीं खोजा गया है। पौधा इसका एवरग्रीन होता है, सदाबहार होता है, हर्बेशियस यानी शाक होता है, कोमल होता है, और इसे कॉमनली क्रीपिंग पाइन या ट्रेलिंग पाइन या क्लब मॉस कहते हैं। क्रीपिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसका कॉमन नाम। इसका कॉमन नाम इज क्रीपिंग पाइन कह सकते हैं, इसको ट्रेलिंग पाइन याद रख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको जो कहा जाता है उसको कहा जाता है क्लब मॉस। तो लाइकोपोडियम का कॉमन नाम है क्लब मॉस। इस क्लब्ड मतलब जुड़े, बहुत ही घने आबादी के रूप में ये मिलता है। लाइकोपोडियम की जातियां प्रकृति व उनका जो स्वभाव होता है, प्रकृति और जो स्वभाव है उसमें अलग अलग होती हैं। यहाँ स्वभाव आएगा। प्रकृति और स्वभाव में अलग अलग विविधता प्रदर्शित करती हैं। चाहे कैसे, जो उष्णकटिबंधीय जातियाँ हैं जैसे फ्लैगमेरिया है, स्क्वारोसम है, वो एपीफिटिक हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन आया, ये फ्लैगमेरिया नाम याद रखिए, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया एक एपीफिटिक जाति है। अधिपादपी, अधिपादपी जाति उसको कहते हैं जो दूसरे पौधों पर सहारे के लिए दूसरों पौधों का सहारा लेते हैं, लेकिन उससे भोजन प्राप्त नहीं करते हैं, भोजन अपना खुद का बनाते हैं। ठीक है। तो अगर दूसरे पौधे पर सहारा लेकर और उससे भोजन सब ग्रहण करते हैं और कुछ उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम उसे परजीवी कहते हैं। तो ये केवल सहारा लेने का काम करते हैं, इसलिए हम इसे अधिपादप कहते हैं। तो यहाँ पर फ्लैगमेरिया और स्क्वेरोसम है, जैसे कि मैंने बताया, अधिपादिपी जाती हैं। इसके बाद लाइकोपोडियम, क्लेवेटम, सरनम जो हैं वो श्यान या प्रोस्ट्रेट जातियाँ हैं। ठीक है। तो एक 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 नाम जरूर याद रखिएगा। एक एपीफाइट का याद रखिए, शान, शान यानी प्रोस्ट्रेट, इस तरह से रन करती हैं, है ना, इस तरह से पूरा रन करती हैं। फिर इनमें से इरेक्ट शाखाएं इस तरह से निकलती हैं। आरोही होती हैं, आरोही यानी क्लाइंबर, पतली पतली होती हैं और दूसरे पौधों पर क्लाइंब करके आगे बढ़ती हैं। उदर्व जातियां जो होती हैं, इरेक्ट या उदर्व जातियां जो होती हैं, वो इस तरह से ही ऊपर की तरफ आगे बढ़ती हैं।
ठीक है। तो इनमें द्विभाजी शाकन फिर इस तरह से मिलता है। तो ये कुछ ही यहाँ से कुछ भाग इनका जो होता है वो मिट्टी के संपर्क में होता है जहाँ पर जड़ें पाई जाती हैं, बाकी पूरा का पूरा भाग जो है वो ऊर्ध्व या इरेक्ट होता है। तो सबके एग्जाम्पल जो हैं वो आप याद रखिएगा, ठीक है। अधिपादपीय जातियाँ, श्यान जाति, आरोही जाति और ऊर्ध्व जाति मिलती हैं। अब यहाँ मैंने चित्र के द्वारा समझाएं फ्लैगमेरिया है या एपीफाइट है, ठीक है। ये ट्री ट्रंक है, ये आपको दिख रहा है, ये तना है और तने पर ये लटकी हुई पाई जा रही है। तो ये इस तरह की अधिपादपीय जाती है। ये इसके पूरे शंकु हैं, स्ट्रोबिलस हैं, कोन हैं, शंकु हैं, इसको हम कहते हैं। और ये लीफ वाला भाग, बीच में तना है, ये है अधिपादपीय जाति। ये दूसरा है सरनम प्रोस्टेट। ये एक्चुअली इस तरह से जाति आगे बढ़ती है, इस तरह से आगे बढ़ती है और अनेक सारी शाखाएं फिर इसकी निकलती हैं जो कि द्विभाजी शाखित होती हैं। तो द्विभाजी शाखन आप क्लियर देख पा रहे हो, ये इसकी इरेक्ट शाखाएं हैं, ये सब इसकी इरेक्ट शाखाएं हैं और नीचे की तरफ ये प्रोस्टेट। तो ये इस तरह से शान होता है। इसी तरह क्लेवेटम है, ये भी है इस चित्र में आप देखें, इसमें भी ये भाग आपको दिख रहा है, ये पूरा इस तरह से श्यान भाग है जिसमें से एरियल शाखाएं यहाँ पर निकल रही हैं। ये सरेटम है, ऊर्ध्व जाति। जैसा कि मैंने कहा था ये पूरी की पूरी इस तरह से खड़ा, ये जाति इस तरह से बिल्कुल ऊर्ध्व रहती है। इसका कुछ भाग जो होता है वो मिट्टी के संपर्क में रहता है जहाँ पे जड़ें पाई जाती हैं, बाकी इसमें पूरा शाखन जो है वो ऊर्ध्व या इरेक्ट होता है। बाह्य आकारी की हम स्पोरोफाइट की देखें तो लाइकोपोडियम का चूंकि वो स्पोरोफाइट है तो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है, जिसमें अलग अलग संरचनाएं इसकी विभिन्न विभिन्न जातियों में पाई जाती हैं। तो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन के कारण, विभिन्नताओं के कारण प्रिट्जेल ने 1900 में लाइकोपोडियम को 2 उपवंशों में विभाजित किया, यूरोस्टेकिया एंड रोपेलोस्टेकिया। अब ये नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है, इनके नाम पूछे जाएंगे और फिर शॉर्ट क्वेश्चन 3.5 मार्क का एक क्वेश्चन आता है जब इनका कैरेक्टर पूछे जाते हैं। तो इसके कैरेक्टर में अगर बताऊं तो उससे पहले बाह्य आकारी की अगर हम देख लें तो यहाँ पर लेबल्ड डायग्राम आपको दिख रहा है एक लाइकोपोडियम का, जिसमें यहाँ पर ये पूरा शयान या प्रोस्टेट भाग है जिसमें से एरियल शाखाएं निकल रही हैं, यानी कि ये प्रोस्टेट प्रकार का लाइकोपोडियम है। नीचे यहाँ जड़ें हैं, ये जड़ें देख पा रहे हैं आप, ये रूट है, ये तना कहलाएगा, ये तना है और छोटी छोटी पत्तियां जिनको एनलार्ज करके दिखाया गया। तने के चारों तरफ ग्रीन कलर की आप देखेंगे छोटी छोटी पत्तियां मिल रही हैं और शीर्ष पर यहाँ पर स्ट्रोबिलस या शंकु या कोन यानी माइक्रोस्पोरोफिल लघु बीजाणुपर्ण इकट्ठी होकर इनका निर्माण करते हैं, एक सहत, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलस बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूरोस्टेकिया जो है वो एक आद्य प्रकार का, एक प्रीमिटिव प्रकार का जो टेरिडोफाइट्स हैं उनकी जातियों को रखता है। तो ये सबसे पहले प्रीमिटिव होता है और प्रीमिटिव के अंदर कौन, इरेक्ट या निलंबी, पेंडेंट, लटके हुए, है ना, अधिपादपीय जैसे होते हैं, उनको रखा गया। यानी लाइकोपोडियम की वो जातियां जो कि इरेक्ट हैं और पेंडेंट हैं वो प्रीमिटिव होती हैं। शाखन वही द्विभाजी शाखित होता है। एडवेंटिशियस रूल स्तंभ के आधारी भाग से विकसित होती हैं। अभी जैसे मैंने बताया था इरेक्ट अगर है तो जड़ें केवल यहाँ नीचे तक ही सीमित रहती हैं, यहीं तक पाई जाती हैं। बीजाणुपर्ण वो संरचना होती है, वो पर्ण जिन पर बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं बीजाणुपर्ण। तो इस तरह की बीजाणुधानियों की उपस्थिति होने पर बीजाणुपर्ण कहलाती हैं। और कायिक पत्तियां जिनमें बीजाणुधानियाँ नहीं पाई जा रही, सिंपल पर्ण। ये लगभग आकारिकी में इनका जो साइज होता है वो समान होता है ना, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस डिफरेंस ये होता है कि उस पर बीजाणुधानी है, एक पर बीजाणुधानी नहीं पाई जा रही हैं। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो पत्र कलिकाओं, बल्बिल्स के द्वारा होता है। बल्बिल्स वो संरचनाएं होती हैं जब अनेक सारी पत्तियां भोजन इकट्ठा करके इकट्ठी होकर एक बर्ड की तरह की, एक कलिका की तरह की संरचना का निर्माण करती हैं। इनमें बीजाणुपर्ण सहत होकर स्ट्रोबिलस में संगठित नहीं होते हैं, यानी कि इनका जो स्ट्रोबिलस होता है वो कॉम्पैक्ट,
ठोस नहीं होता, संहित नहीं होता। इसके कुछ एग्जाम्पल याद रखेंगे, ठीक है। तो ये यूरोस्टेकिया के कैरेक्टर हैं। इसके विपरीत रोपेलोस्टेकिया जो है वो एक प्रगत प्रकार का वंश है, यानी कि शयान, प्रोस्टेट और विसर्पी, क्रीपिंग, जिनमें से इरेक्ट शाखाएं निकलती हैं, वो कैसे प्रकार हो गए, वो एडवांस प्रकार हो गए। याद रखिए, इरेक्ट और लटके हुए यानी अधिपादप जो थे वो थे सब यूरोस्टेकिया के मेंबर, और जो शयान या प्रोस्टेट हैं जिनमें से इरेक्ट शाखाएं निकल रही हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। इनमें प्रारंभ में जो शाखाएं होती हैं वो द्विभाजी शाखित होती हैं, बाद में वो एकलाक्षी हो जाती हैं। इसको अगर मैं समझाऊं, मैंने जनरल कैरेक्टर में आपको बता चुकी हूँ, फिर एक बार बता देती हूँ। जब शाखन होता है तो इस तरह होगा, द्विभाजी शाखन। बाद में क्या होता है, एक तरफ का शाखन रुक जाता है और शाखन जो है फिर यहीं से आगे बढ़ता जाता है ना। तो इस प्रकार के हम शाखन को कहते हैं एकलाक्षी। विसर्पी स्पंद पर जड़ें जो होती हैं वो पूरे तने पर पाई जाती हैं। कैसे पूरे तने पर, जो विसर्पी भाग होगा इस तरह से, तो जड़ें जो होंगी उसकी वो पूरे तने पर, जहाँ जहाँ विसर्पी भाग होगा मिट्टी के संपर्क में रहेंगी। इसके अंदर जो बीजाणुपर्ण होती है वह कायिक पत्तियों की तुलना में छोटे आकार की होती हैं, जबकि यूरोस्टेकिया में समान होती हैं। यहाँ पर पत्र कलिकाएं नहीं बनती, जबकि वहाँ पर पत्र कलिकाएं पाई जाती है। इसका मतलब पत्र कलिकाओं का नहीं बनना एडवांस लक्षण हो गया। बीजाणुधानी संगठित होकर कोन या स्ट्रोबिलस का, शंकु का निर्माण करती हैं। फिर इसके एग्जाम्पल हैं क्लेवेटम, सरनेम, कम्प्लेनेटम, अल्पाइनम, इंडेटम, या ला होगा। ला अगर हम लिख रहे हैं इन शॉर्ट, मतलब लाइकोपोडियम से मतलब है। फिर हम ले लेते हैं इसकी संरचना। जड़ जो हैं वो प्राथमिक मूल, यानी जो जड़ उत्पन्न होती हैं वो मूल जो होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं, और उसकी जगह कौन सी जड़ ले लेती हैं, अपस्थानिक जड़ें ले लेती हैं। तो शॉर्ट लिव्ड जो जड़ें होती हैं उनके लिए एक टर्म होता है इफीमिरल। इफीमिरल शब्द यानी अल्पकालिक, या इफीमिरल उसको कहते हैं। छोटी होती हैं, पतली होती है, तंतु की तरह होती हैं, और ये भी द्विभाजी शाखित होती हैं। यूरोस्टेकिया वंश में जड़ें स्तंभ के आधारी भाग से विकसित होती हैं, जबकि रोपेलोस्टेकिया वंश में जातियां विसर्पी तने के संपूर्ण सतह से विकसित होती हैं। ये मैंने आपको अभी बता दिया। जड़ों का जो उद्गम है, उनका ओरिजिन जो है वो एंडोजिनस होता है। ऑब्वियसली जड़ें एंडोजिनस नेचर की होती है, तो एंडोजिनस होती हैं, यानी कि पेरिसाइकल या परिरम से उत्पन्न होती हैं। कभी कभी ये एंडोडर्मिस से भी विकसित होती हैं। तो परिरम से जब उत्पन्न होती हैं तो उसके पश्चात जड़ें वलकुट से बाहर नहीं निकलती हैं, अपितु वलकुट के नीचे की ओर कुछ सेंटीमीटर वृद्धि कर आधार की ओर बाहर निकलती हैं। इसलिए तने के अनुप्रस्थ काट में कुछ जड़ें दिखाई देती हैं, जिसे हम वलकुटीय जड़ या आंतरिक जड़ें कहते हैं। कैसे, इसको मैं यहाँ आपको समझाती हूँ। ये तना है, ठीक है, और तने का ये मध्य भाग होता है जहाँ जिसके चारों तरफ पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस पाया जाता है। तो जड़ें क्या करती हैं, यहाँ से सीधी बाहर नहीं निकल रही हैं, जड़ें थोड़ी सी बाहर निकलकर पूरे तने को रन करती हैं और नीचे की तरफ जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम इसका अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट में हमको इस ये जो तने का स्टीलर सिस्टम है उसके साथ साथ जड़ भी दिखाई देती हैं। ठीक है, समझ में आया। ये तना है, इसको एक बार और बताती हूँ। ये तना है और जड़ सपोज ये पेरिसाइकल है, तो जड़ जो होती हैं वो पेरिसाइकल से इस तरह से निकल के और वलकुट से होती हुई नीचे पहुँचती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम तने का अनुप्रस्थ काट करते हैं तो जड़ का एक ट्रेस जो है वो उस काट में दिखाई देता है। इस जड़ को हम क्या कहते हैं, वलकुट जड़ें। फिर आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 1 मार्क क्वेश्चन, वलकुट जड़ें या कॉर्टिकल रूट किसे कहते हैं। तना जो होता है वो यूरोस्टेकिया वंश की जातियों में उदर्भ होता है, ये तो अभी मैंने बताया, और निलंबी होता है और द्विभाजी शाखित होता है, जबकि रोपेलोस्टेकिया में ये विसर्पी होता है जिसमें उदर्भ शाखाएं विकसित होती हैं। इस उपवंश की जातियों में प्रारंभ में द्विभाजी शाखन होता है और बाद में वो शाखन वृद्धि रुक जाती है और दूसरी वृद्धि जारी रहती है, जिसे एकल शाखन कहते हैं, और ऐसे शाखन को हम स्यूडोमोनास ब्रांचिंग कहते हैं। ये मैं अभी पहले आपको पूरा बता चुकी हूँ। पत्तियां लाइकोपोडियम की जातियों में पत्तियां सरल होती हैं, सिंपल होती हैं।
सेसाइल, व्रंत, व्रंत उनमें नहीं पाया जाता। इस तरह से लीफ होती हैं, इस तरह का व्रंत जो होता है वो उनमें नहीं पाया जाता है। भालाकार होती हैं, इसी तरह भाले के आगे का जैसे हिस्सा रहता है, और माइक्रोफिलस या लघु पर्णी होती हैं। इनमें लिग्यूल नहीं पाया जाता। ये एक ऐसी छोटी सी संरचना जो होती है पत्ती पर, वो नहीं मिलती है। इनका साइज जो होता है वो 2 से 10 मिलीमीटर होता है, और कभी कभी ये 2 से 3 सेंटीमीटर तक भी पाई जाती हैं। पत्ती के मध्य में अशाखित मध्यशिरा होती है, जो कि शीर्ष तक नहीं पहुंचती। जैसे इस तरह से ये पत्तियां हैं, तो यहाँ से ये निकलती है और बस ऊपर तक ये नहीं पहुंचती है, यहाँ तक ये नहीं पहुंचती है। इनके जो उपांत होते हैं स्मूथ, मार्जिन जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं, ये स्मूथ हैं। एक होता है करकची, इस तरह से करकची नहीं होते हैं, ये स्मूथ होते हैं। और पत्तियां स्तंभ पर या तो सर्पिल क्रम में लगी रहती हैं, या चक्राकार होती हैं, या सम्मुख होती हैं। ये आपको एक एक एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। सर्पिलाकार है तो क्लेवेटम याद कर लिए, चक्राकार है तो सर्नम याद कर लीजिए, सम्मुख है तो अल्पाइने या कॉम्प्लेनेटम याद कर लीजिए। ये इस तरह से मिलती हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको एक बार। पत्तियों का ये जो क्रम होता है ना, चक्राकार, सरनम, स्क्वेरोसम, जैसे सर्पिलाकार हुई, चक्राकार हुई, सम्मुख हुई, इनको एक चित्र के माध्यम से मैं आपको, ठीक है, ये देखिए। अगर हम चक्राकार की बात करते हैं, पत्ती जैसे ये तना है, तो तने पर जहाँ पर भी पत्तियां लगी रहती हैं उसके चारों तरफ ये लगी रहेंगी। जैसे यहाँ पत्तियां लगी हैं तो ये इस तरह, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता रही हूँ, पत्तियां छोटी होती हैं तो चारों तरफ ये पाई जाएंगी, तो हम इसको कहेंगे चक्राकार। ठीक है, अगर पत्तियां सर्पिलाकार हुई तो एक पत्ती यहाँ हुई, एक यहाँ, एक पीछे गई, फिर ये वापस आई, तो इस तरह से एक सर्पिल बनाते हुए ये पत्तियां पाई जाती हैं, तो इसको कहते हैं हम सर्पिलाकार। सम्मुख, सम्मुख की अगर ऑपोजिट की बात करते हैं तो ऑपोजिट का मतलब हुआ, अगर एक पत्ती यहाँ है तो दूसरी उसके सम्मुख हुई, एक पत्ती यहाँ है तो दूसरी उसके सम्मुख हुई, एक पत्ती यहाँ है तो ये दूसरी उसके सम्मुख हुई। तो इस तरह का ओरिएंटेशन इसमें मिलता है। अब हम ले लेते हैं तने और जड़ और पत्ती की आंतरिक संरचना, यानी रूट का आंतरिक संरचना। हम उसका टीएस अनुप्रस्थ काट करके देखते हैं, तने का भी अनुप्रस्थ काट करके देखते हैं, और पत्ती का हम वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन, क्योंकि पत्ती जो होती है वो इरेक्ट होती है, उसको वर्टिकल, उसको मतलब जो वर्टिकल पोजीशन में होती है उसका ट्रांसफर सेक्शन किया जाता है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं टीएस स्टेम के द्वारा आंतरिक संरचना देखते हैं। अगर हम अनुप्रस्थ काट करते हैं तो अनुप्रस्थ काट में हमको निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, सबसे भारी लेयर जो होती है वो उसकी अधिचर्म होती है, हिंदी में कहते हैं भाई त्वचा भी इसे कहते हैं। ये एक स्तर की बनी होती है, जो कि पतली भित्ति की कोशिकाओं से बनी होती है। इनमें कुछ कोशिकाओं में रूट हेयर उत्पन्न होते हैं, जो कि हमेशा पेयर या युग्म में दिखते हैं। आप देख रहे हैं 2 रूट हेयर दिखाई दे रहे हैं इकट्ठे, तो जहाँ भी रूट हेयर होंगे वो हमेशा पेयर में मौजूद होंगे। इसके बाद का एपिडर्मिस के बाद का भाग कॉर्टेक्स या वल्कुट कहलाता है। और वल्कुट जो होता है वो ज़्यादातर जो वल्कुट है वो 2 भागों में बटा हुआ है, आउटर और इनर। बाहर की जो कोशिकाएं होती हैं वो स्क्लेरन काइमेटस होती हैं। जैसे ये जो वल्कुट का रीजन है ये आउटर रीजन है, और ये वल्कुट का रीजन है वो इनर रीजन है। ठीक है, तो आप आउटर कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिकाएं स्क्लेरन काइमेटस दृढ़ उत्तकीय कोशिकाएं जो होती हैं वो मोटी भित्ति वाली होती हैं, उनमें सेकेंडरी वॉल का निर्माण हो जाता है, मृत होती हैं और इस तरह से बनती है ना। तो इस तरह से ये स्क्लेरन काइमेटस होती हैं, जो कि 2 से 3 लेयर की होती हैं। इसका काम होता है इसको यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। और भीतरी जो कोशिकाएं आप देखेंगे ये पतली भित्ति वाली हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई भी डिपोजिशन नहीं मिलता है। ये पैरेनकाइमेटस या मृदुतकीय होती हैं, और इसकी कंपैरिजन में इनका स्तर बहुस्तरीय होती हैं, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस कभी कभी उपस्थित होता है। अंदर का भाग जो होता है वो कहलाता है स्टीलर सिस्टम, है ना। जड़ का केंद्रीय भाग जो है वो रंभ कहलाता है। अगर हम यंग स्टेम में देखते हैं तो एक मोनार्क या आदि दारुक होता है, जबकि परिपक्व जड़ जब होती है तो डाइआर्च रंभ पाया जाता है ना। तो
ये जो रंभ है, ये जो है, ये डाई आर्क कंडीशन है। डाई आर्क को मैं यहाँ थोड़ा सा समझाऊं, आप इसको देखेंगे सी आकार दिख रहा है। आप अगर इसको गौर से देखो तो इस तरह से ये दिख रहा है सी आकार, या उल्टा यू कह सकते हो, सी कह सकते हो, घोड़े की नाल की तरह कह सकते हो, है ना। तो इस तरह का डाई आर्च और मोनार्च क्या होता है, ये एक आदि दारुक और द्वि आदि दारुक। जाइलम जो होता है, जाइलम जो होता है वो दो तरह के ट्रैकिड से मिलकर बनता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, सिंपली टर्म में अगर मैं आपको बोलूं, प्रोटोजाइलम यंग जाइलम होते हैं जो कि छोटे होते हैं, और मेटाजाइलम बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, आकार में बड़े, मैच्योर है तो आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये बाद में बनते हैं और ये पहले बन जाते हैं। तो प्रोटोजाइलम जितना जिस फेस में, जिस कोण में होता है, उस आधार पर हम इसको इसका डिसाइड करते हैं कि वो डाई आर्च है, मोना आर्च है, क्या है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 और 2, है ना, सी शेप ऐसे बन रही है। तो यहाँ पर भी प्रोटोजाइलम है, यहाँ पर भी प्रोटोजाइलम है, जबकि यहाँ पर बड़ा है, देखो बड़े बस टाइप दिख रहे हैं। इधर लिखा हुआ है मेटाजाइलम और नीचे की तरफ यहाँ लिखा हुआ है प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम दो आर्क बना रहे, दो कोण बना रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसको द्वि आदि दारुक। तो यंग जो मेच्योर रूट होती हैं उनमें जाइलम जो होता है वो द्वि आदि दारुक होता है। स्टील, प्रोटो स्टील ही होता है। जाइलम, जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है, तो यहाँ प्रोटो स्टील मिलता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी जड़ की तरह है। जड़ की में एक ही क्वेश्चन अक्सर आता है कि इसका जो स्टीलर सिस्टम है वो किस, जाइलम किस शेप में होता है, तो ये याद रखिएगा सी या यू शेप्ड का होता है। फिर हम आते हैं तना। तना इज इम्पॉर्टेंट, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ये थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो टीएस के द्वारा हम एक तने की आंतरिक संरचना देखते हैं। सबसे पहले तने की जो भाय लेयर है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस या अधिचर्म जो होती है वो लहरदार होती है। आप देखेंगे यहाँ पर स्मूथ नहीं है ना, जब हम ये लहर दिख रही है ऐसे स्मूथ नहीं है एकदम। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पत्ती लगी हैं, जहाँ पर भी ये ग्रूव दिख रहा है वहाँ पर सीधे पत्तियाँ लगती हैं इसकी, तो ये इस तरह से वेवी बन जाता है। इसके अंदर बैरल शेप ढोलकाकार कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं एपिडर्मिस की वो इस तरह से ढोलाकार दिखती हैं। इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दें हम, तो ढोलाकार कोशिकाएं इसकी एपिडर्मिस की होती हैं और ये रीजन जो है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ऊपर मोटी लेयर आपको ऐसे दिखाई दे रही है, ये कहलाती है क्यूटिकल, है ना। तो ये क्यूटिकल एक बाह्य त्वचा के ऊपर पाए जाने वाली मोटी एक परत होती है, वैक्स की हो सकती है, क्यूटिन की हो सकती है, जो कि इसके ऊपर पाए जाती हैं। तने में रंध्र भी उपस्थित होते हैं। एपिडर्मिस के बाद का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स जो है वो यहाँ पर आप देखें 3 भागों में बटा है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। बाहरी कॉर्टेक्स, मध्य वल्कुट और आंतरिक वल्कुट। तो सबसे पहले जब आउटर कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो ये आउटर कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं ये पेरेनकाइमेटस स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिका हैं, दृढ़ उत्तकीय कोशिकाएं हैं। ये दृढ़ उत्तक कोशिकाएं, ये दृढ़ उत्तक कोशिकाएं और ये पेरेनकाइमेटस। क्लियर दिख रहा है, ये गहरी थोड़ी सी हैं, मोटी कोशिकाएं हैं और ये कोशिकाएं हल्की कोशिकाएं हैं। तो ये जो 3 वल्कुट का जो 3 क्षेत्रों में जो विभाजन है वो अलग अलग जातियों में अलग अलग होता है। ठीक है, कई जातियां ऐसी होती हैं कि यहाँ पर पेरेनकाइमा मिलेगा, मृदुतक मिलेगा, यहाँ दृढ़ उत्तक मिलेगा और यहाँ वापस पेरेनकाइमा मिलेगा। अब ये क्लेवेटम का चित्र है, तो क्लेवेटम के अंदर स्क्लेरेनकाइमा है ना। ये वाला भाग दृढ़ उत्तकीय है, ये मृदु उत्तकीय और ये वापस दृढ़ उत्तकीय। तो जिस तरह का बाहरी कॉर्टेक्स होगा उसी तरह का आंतरिक कॉर्टेक्स होगा और ये किस पे निर्भर करेगा? अलग अलग जातियों पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे ये स्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है, ये मृदुतकीय है। मृदुतकीय अंदर बीच बीच में अंतरकोशिकीय स्थान मौजूद हैं, 4 से 5 लेयर का ये यहाँ पर बना हुआ है इस तरह। और फिर कॉर्टेक्स के नीचे हम पहुँचते हैं तो हम देखते हैं
एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, जो कॉर्टेक्स और स्टीलर सिस्टम को जो अलग करती है वो एंडोडर्मिस। तो यहाँ पर पिंक कलर की जो सबसे भारी लेयर है ये एंडोडर्मिस की लेयर है, जिसे हम अंतःत्वचा कहते हैं। जितना भी यंग तना होता है तब तो ये स्पष्ट दिखाई देती हैं, और इसकी एक खास बात होती है कि इनमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं, ये आप स्कूल लेवल पे भी पढ़ते हैं। लेकिन जब स्टम पुराना हो जाता है तो ये अंतःत्वचा जो होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। एंडोडर्मिस के नीचे होता है परिरंभ, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में पेरिसाइकल। परिरंभ जो है यहाँ पर 3 से 6 लेयर का हो सकता है। तो आप यहाँ देखिए काफी मोटा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। इसकी जो पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं तो ये 3 से लेकर 6 लेयर का हो सकता है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इसका स्टील रंभ। चूंकि हम क्लेवेटम ले रहे हैं, ये क्लेवेटम का चित्र है, तो मैंने स्टील के जब प्रकार बताए थे तब आपको ठोस रंभ के जो प्रकार बताए थे वो सारे ही प्रकार लाइकोपोडियम के तने में अलग अलग जातियों में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्लेवेटम है तो ये प्लेक्टो स्टील है, ये पटलिकाओं में, एक पटलिकाओं में, 2 पटलिकाओं में, 3 पटलिकाओं में ये टूट गया है, तो ये इस स्टील को हम कहते हैं प्लेक्टो स्टील। ठीक है, तो प्लेक्टो स्टील जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरह कभी कभी ताराकार भी हो सकती है, मिक्स्ड भी हो सकती है। तो सभी प्रकार का जो स्टील है वो लाइकोपोडियम में पाई जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इस चित्र की बात कर रही हूँ तो ये चित्र लाइकोपोडियम क्लेवेटम का है। ठीक है, अगर दूसरा, अगर जैसे एक और स्पीशीज होती है सरनम, तो सरनम में मिक्स्ड पोरोटो स्टील होगा। ठीक है, एक स्टील होती है सिरेटम या फ्लैगमेरिया, जिसके अंदर एक्टिनोस्टीड यानी अरिये स्टील होगा। तो इस तरह से अलग अलग स्टील जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जो सभी जातियां होती हैं उनमें प्रोटोजाइलम एक्सार्च होता है, भाई आदि दारुक होता है। तो प्रोटोजाइलम जो होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है, दोनों मिलके जाइलम का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो छोटा वाला जाइलम है ये प्रोटोजाइलम है, क्योंकि ये बाहर की तरफ है। इस कंडीशन को हम कहते हैं बही आदि दारुक। ठीक है, इससे पहले जो टर्म आया था क्या था, प्रोटोजाइलम के जितने भी पैचेस होते हैं उसके आधार पर वो डिसाइड होता है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। अब प्रोटोजाइलम की स्थिति जहाँ होती है बाहर या अंदर, उस आधार पर ये डिसाइड होता है कि जाइलम बही आदि दारुक है या जाइलम अंतः आदि दारुक है। तो ये जाइलम जो है वो बही दारुक है, क्योंकि प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ स्थित है। ठीक है, तो बही आदि दारुक होता है। प्रोटोजाइलम में सर्पिल और वलयाकार स्थूलन, मतलब केवल ट्रैकिड्स मिलते हैं, ये तो मैंने पहले भी बताया, वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। तो जो ट्रैकिड्स होते हैं उनके अंदर वलयाकार इस तरह से डिपोजिशन मिलता है, या सर्पिलाकार इस तरह से इनकी वॉल पर डिपोजिशन लिग्निन का पाया जाता है। इसके विपरीत मेटाजाइलम जो होता है, मेटाजाइलम बड़े वाले जो जाइलम ट्रैकिड्स जो होते हैं उनमें सीडी नुमा स्क्लेरिफॉर्म डिपोजिशन होता है ट्रैकिड्स के अंदर लिग्निन का वॉल पर इस तरह से। तो सीडी की तरह की संरचना का निर्माण होता है। तो सीडी नुमा यहाँ पर डिपोजिशन या स्थूलन पाया जाता है। फ्लोएम जो होता है वो जाइलम के चारों तरफ या बीच, जैसे चूंकि ये टुकड़ों में टूट गया है तो इस टुकड़ों में बीच बीच में यहाँ पर ये सारा फ्लोएम मौजूद है। और फ्लोएम में चालनी कोशिकाएं मिलती हैं और फ्लोएम मृदुतक कोशिकाएं मिलती हैं। चालनी कोशिकाएं जो होती हैं वो इलांगेटेड या दीर्घित होती हैं, और इनमें सीव एरिया, सीव छलनी क्षेत्र होता है ना फ्लोएम में, तो छलनी क्षेत्र पाया जाता है। पत्ती के आंतरिक संरचना की बात करें तो पत्ती जो होती है वो एक स्तरीय ऊपरी और निचली एपिडर्मिस से बनी होती है। ये एपिडर्मल सेल यहाँ पर मिलती है। सबसे भारी जो लेयर है इसकी ये एपिडर्मल लेयर है, और जो ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों तरफ पाई जा रही है। पत्ती के एपिडर्मल लेयर जो होती है उसके ऊपर मोटी क्यूटिकल भी दिखती है, आप देख पा रहे हो, क्यूटिकल देख रहे हैं, ये मोटा वाला जो भाग इसके चारों तरफ दिख रहा है वो इसकी क्यूटिकल है, एक मोटी लेयर इसका पाई जाती है, और इसके चारों तरफ रंध्र या स्टोमेटा मिलते हैं। चूंकि पत्ती है, पत्ती का काम फोटोसिंथेसिस करना है, प्रकाश संश्लेषण, तो उनमें
गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद का जो रीजन होता है, ये पूरा जो रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पूरा रीजन जो है इसको हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। ये जो भी भाग दिख रहा है ये पूरा इसका अंतरकोशिकीय अवकाश इसे कहते हैं। तो इसके अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। और केंद्र भाग में जहाँ पर इसकी मध्य शिरा भी मैंने बताई थी ना कि पत्ती की एक मध्य शिरा जाती है जो टिप तक नहीं पहुँचती है, जो मध्य शिरा वाला जो भाग होता है वहाँ पर एक कॉन्सेंट्रिक यानी घेरे में वलय के रूप में संवहनपुल पाया जाता है। जाइलम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में विभेदित नहीं होता है। इसकी वाहिकाओं में सर्पिल या वलयाकार स्थूलन पाए जाते हैं। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम स्थित होता है और पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस का अभाव होता है, जो कि आप चित्र में क्लियर देख रहे हैं। ये जाइलम दिख रहा है यहाँ पर ब्लैक कलर का, इसके चारों तरफ ये फ्लोएम का रीजन है, एंडोडर्मिस पेरिसाइकल यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मीजोफिल सेल जो हैं वो सब प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस तरह से पूरी संरचना यहाँ देख पा रहे हो आप। यहाँ पर सब स्टोमेटल कैविटी हम किसको कह रहे हैं? स्टोमेटा के नीचे मीजोफिल सेल से पहले के कांटेक्ट में जो रहता है उसको हम कहते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। तो इस तरह ये लीफ की संरचना फिनिश होती है। तो हमने रूट की संरचना भी की, तने की भी टीएस के द्वारा संरचना की, और लीफ की वीएस वर्टिकल सेक्शन कहते हैं, या वीटीएस वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन भी इसको कहते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जैसा कि मैंने कहा वो है तने का। तने की आंतरिक संरचना प्रैक्टिकल में भी अक्सर तना काटने के लिए आपको दिया जाता है, लाइकोपोडियम का किसी भी बैच को मिल जाता है, और ये थियरी में भी एक डायग्राम के रूप में पूछा जाता है, या पूरा डिस्क्रिप्शन भी फुल इसका आ जाता है। तो इसको अच्छे से याद करिए, ठीक है। तो पत्ती की संरचना जनरली पूछी नहीं जाती है। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो भी वीडियो आपको जितने भी प्रोफेसर्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं और भेजे जा रहे हैं, उन वीडियो को अच्छे से अच्छे पढ़कर उसका लाभ उठाइए। बहुत मेहनत से ये बनाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।